हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव त्रिपाठी। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपके लिए प्रतिदिन अपने गेस्ट जरूर उपलब्ध कराएंगे और उसका वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और इसका महत्व भी बहुत, इसका इम्पोर्टेंस भी जबरदस्त है। तो ये एक ऐसा रूल है डियर स्टूडेंट्स कि इसे हम 11 स्टैंड 12 स्टैंडर्ड एंड नेक्स्ट ऊपर भी इसका हम स्टडी करते हैं और ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंसी और बढ़ जाती है और प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आपका समय नहीं लेंगे ज़्यादा और हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ओम का नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर मीन्स डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तब भी कोई बात नहीं है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तब भी कोई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हम तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। आप जानते हैं तो और अच्छी बात है, थोड़ा आप और जान जाएंगे और आई होप आप सब जानते होंगे। नहीं जानते हैं तब भी कोई बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया, ओम ने एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर मीन्स होता है चालक। चालक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हम पढ़े हैं, हमें जानते हैं, हम 6 स्टैंडर्ड 7th 8th से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे सब्सटेंस हैं, ये हमारे सब्सटेंस जो होते हैं, ये ये प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक और होता है, एक होता है जो जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मली नॉर्मली उसमें करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन उसमें जब कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए, कोई गैंग मिला दिया जाता है तो इजीली उसमें करंट फ्लो होने लगता है। और एक होता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें करंट फ्लो किया जा सकता है या करंट फ्लो हो सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित तो हो सकती है, उसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स गुड कंडक्टर या कंडक्टर या चालक बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा है कुचालक। कुचालक जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। उसमें उसमें जो होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। ये कैसे कंडक्टर लिया? इसमें इन्होंने इसके फिजिकल स्टेट पे कोई भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी भौतिक अवस्थाएं क्या है? भौतिक अवस्थाएं ऐसी होती हैं डियर स्टूडेंट्स जो इन पर अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? ताप होता है, दाब होता है, सांद्रता होती है। तो ये सब हमारी भौतिक अवस्थाएं हैं। यदि ये बदल जाए, यदि ये बदल जाए तो इनमें जो हमारे कंडक्टर हैं तो उनकी कंडक्टिविटी पे उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो इन्होंने इनकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी जो दाब था जैसे था वैसे ही रहने दिया, जो ताप था जो जैसे था वैसे ही रहने दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जैसे जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स में करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो और यहां समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके दिमाग में घुसा देंगे, बस आप तैयार रहिए, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। मान लीजिए 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर का वायर है। मान लेते हैं यहां कोई बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े इजीली आप समझ जाएंगे। अब इसको ला करके यहां जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है ये 5 एम्पियर मान लीजिए फ्लो हो रहा है। यहां एक बैटरी लिया जाए और इसको यहां से जोड़ दिया जाए। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहां एक बैटरी है, इसको जोड़ दिया जाए।
और मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बैटरी ये भी 12 वोल्ट की है, ये भी 12 वोल्ट की है, ये भी 12 वोल्ट की है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन बैटरी पहले चार्ज होगी, तो हमको तो आशा है आप समझ गए होंगे। आपका आंसर हो, यदि इसको मान ले बैटरी ए, इसको बैटरी बी मान ले, इसको बैटरी सी मान ले, और आपसे अब पूछा जाए इसमें जो करंट जा रहा है I इक्वल टू 10 एम्पियर, बैटरी बी में करंट जो जा रहा है I इक्वल टू 5 एम्पियर, बैटरी ए में बी में जो है I इक्वल टू 5 एम्पियर, ए में जो है I इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 2 एम्पियर। सो अब यदि आपसे पूछा जाए कि कौन बैटरी पहले चार्ज होगी, बैटरी ए होगी, बैटरी बी होगी, बैटरी सी होगी, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप समझ रहे होंगे, बड़े ही आसानी से आप उसका आंसर देंगे, बैटरी से पहले चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह अधिक हो रहा है। यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जांपल हम लेते हैं दूसरा। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक पाइप है और ये एक टंकी है, समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में घुसा के रहेंगे, घुसा के रहेंगे, घुसा के रहेंगे, बस आप ध्यान दीजिए। अरे बिल्कुल नहीं, घबराओ नहीं यार, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 100% होगा, कहीं बट नहीं होगा, आप कहीं मत जाओ, बस केवल ध्यान लगाओ। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पाइप है और ये टंकी है, ये हमारा क्या है? टंकी। इसमें से पानी जा रहा है, ये हमारा एक पाइप है, इतना चौड़ा है, और एक जो टंकी है ये भी टंकी, जितनी लंबी चौड़ी ऊंची ये है, जितना इसका आयतन है, जितना पानी इसमें आएगा उतने पानी इसमें आ सकता है, और इसमें से पानी जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन टंकी पहले भरेगी, टंकी ए भरेगी कि टंकी बी, तो आप आसानी से अब समझ गए होंगे कि टंकी बी भरेगी। कब भरेगी? पहले टंकी ए भरेगी, बाद में। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है डियर स्टूडेंट्स? इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि इसमें देखो, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है। क्या सा करंट है? वाटर करंट। कौन सा करंट? वाटर करंट। कौन सा करंट? वाटर करंट। इसमें पानी की धारा है डियर स्टूडेंट। सिमिलरली सेम टाइप इसमें भी करंट है। कौन सा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट है। कौन सा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट है। सो आई होप आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ हम आसानी से कह सकते हैं बैटरी सी पहले चार्ज होगी, उसके बाद बी होगी, उसके बाद ए होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वोल्टेज है ये डिपेंड है किस पे? आई पे। किस पे? आई पे। बी किस पे डिपेंड है? आई पे। अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगी, अगर करंट कम फ्लो होगा तो वोल्टेज कम फ्लो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिलेशन होता है दो तरह का होता है। एक रिलेशन होता है, कहते हैं यार निरहुआ बेटहुआ तो कलेक्टर हो गई है ना, कैसे हो गो, मुंह और लेते हैं, बड़ा दुख होता है। एक होते हैं, अरे वो तो मास्टर हो गया, मारे खुशी के प्रसन्नता थे, चलो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ बेचारा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक तो वो होता है जो दूसरे को सुखी देख करके खुद को दुखी हो जाता है, एक तो संबंध ये है। दूसरा संबंध ये है, दूसरे को दुखी देखकर खुद भी दुखी होता है, दूसरे को सुखी देखकर खुद भी सुखी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन कैसा है? अगर आई बढ़ा, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, मिटा सकते हैं, चलिए नए मिटाएंगे, लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट, अगर आई बढ़ रहा है तो बैटरी जल्दी चार्ज होगी, अगर आई घटाते जाएं तो बैटरी धीरे धीरे चार्ज होगा। मतलब आई के घटने पर V घटेगा, आई के बढ़ने पर V घटेगा। मतलब आई V डिपेंड है आई पे, इनमें कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी V आई के अनुक्रमानुपाती होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ये नियम क्या है, यहां से हम इस फार्मूले को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो इसमें करंट आई हो
और यहाँ यदि मान लीजिए दो सिरे हैं ए और बी, और यहाँ यदि हम वोल्टामीटर लगा दें, अगर हम आई का मान 2 लें तो यहाँ वोल्टेज कुछ और बताएगा। अगर आई का मान हम 3 एम्पियर बढ़ा दें, 2A से 3A कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज कुछ और होगा। अगर हम आई का वैल्यू 4 एम्पियर कर दें तो डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज कुछ और होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आई का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यदि हम आई लें तो आई पे अगर वोल्टेज V1 है तो I2 पर वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा। क्यों? क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर I3 है तो I3 पर V3 होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं यही होगा, मतलब आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्लियर हो जाता है, जैसे जैसे हम धारा का मान बदलेंगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल के आया। क्या रिलेशन निकल के आया? I V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इज इक्वल टू I इंटू R। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा I है या I इज इक्वल टू हो गया V बाई R। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं V अपान या R इज इक्वल टू V अपान I, या V अपान I इज इक्वल टू R। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V अपान I इज इक्वल टू R। अब क्या है डियर स्टूडेंट्स? R हमारा क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जिसे हम R एक कांस्टेंट है या नियतांक है। ठीक ठीक, इसी को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रतिरोध कहां से आया सर? बिल्कुल नहीं, आप समझ जाएंगे ये प्रतिरोध कहीं से आया नहीं है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे द्रव्यों या कणों से मिलकर बना है। तो जब जब इसमें करंट फ्लो होता है तो वो जो छोटे कण होते हैं मार्ग में प्रतिरोध मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स रुकावट या बाधा। मतलब जब करंट फ्लो होता है तो उनमें रुकावट आती है। कहां से आती है? ये कंडक्टर जिन कणों से मिलकर बना है, जिन द्रव्यों से मिलकर बना है, उन्हीं के द्वारा उनके मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। उसी रुकावट को ही प्रतिरोध बोलते हैं। मतलब डियर स्टूडेंट्स, ये स्पष्ट हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड है? ये जो हमारा कंडक्टर है इसके नेचर पर डिपेंड है। सो अब हम, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो यहां से ओम का नियम डियर स्टूडेंट्स निकल गया। क्या निकला डियर स्टूडेंट्स? ओम का नियम क्या निकला? ओम का नियम निकला, यदि हम किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें तो उनके बीच, यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें तो उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। चलिए लिख देते हैं, यदि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात
नियतांक होता है, नियतांक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये है ओम का नाम नियम। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं मतलब ताप में या दाब में, डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसे एनर्जी मिल जाएगी, तो एनर्जी मिल जाएगी तो पार्टिकलों का जो रेजिस्टेंस है ये घट जाएगा, क्योंकि जब एनर्जी मिलेगी तो वो मोशन के लिए थोड़ा स्वतंत्र होंगे। तो इस वजह से एक्चुअली इसमें जो जो इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस होगा वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से ये मतलब इसका टेम्परेचर हम नहीं बढ़ाएंगे। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा करके यदि इसमें हम वोल्टेज या करंट को इसमें करंट फ्लो करें और वोल्टेज को हम फाइंड आउट करें तो एक्चुअल रेजिस्टेंस इस तार का क्या होगा, तार के द्वारा क्या रुकावट होगी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सो हम रेजिस्टेंस को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सो हम इसके भौतिक अवस्था में दाब या ताप जो इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं इस कंडक्टर में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जिससे हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो सकता है, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आया होगा। और अब हम फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल इसी चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।